Hello, future doctors. Welcome to our class of Kriya Sharir, and I'm your doctor So Badege. So let's start with our today's class. तो देखो, आज हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली आज से हम लोग एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आपके जो कोई आपको 4 एलक्यू है और 8 एसक्यू है, बराबर। तो उसमें से हम लोग एकदम फिक्स एंड श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस लेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको 99% देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज से हम लोग इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेने वाले हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इस टॉपिक पे आपको चांसेस है कि एसक्यू दिखाई देंगे, ठीक है। मोस्टली आपको एसक्यू दिखाई देंगे इस चैप्टर से। आप बोल सकते हो एक 80% चांसेस है आपको। ये देखो, एसक्यू तो 100% आएगा, पर हो सकता है कभी कभी आपका पेपर और निकल के ये जो टॉपिक है आपको एलक्यू में भी आ सकता है, ठीक है। एलक्यू भी आ सकता है, एसक्यू भी आ सकता है, हालांकि एसक्यू के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग एसक्यू ही पकड़ के चलते हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो एसक्यू का फिक्स्ड क्वेश्चन है एसक्यू का। आपको नंबर भी बताओ क्या, तो आपको आपको ये फोर्थ या फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में, एसक्यू के फोर्थ या फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिल सकता है। देखो, हो सकता है आपको ऐसा पूरा षट क्रियाकाल ना पूछे, हो सकता है। देखो, षट क्रियाकाल में आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो सुन लो। छः छः बेसिकली अवस्था होती है, स्टेजेस होती है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसे क्यू में ऐसे पूरा षट क्रियाकाल ना पूछ के वो लोग क्या करें, आपको कोई एक ही अवस्था पूछ लेंगे। जैसे कि सर एग्जाम्पल तो दो सर, उसके बिना कैसे समझेगा। जैसे कि देखो, आपको पूछ लेंगे संचय अवस्था। क्या पूछ लेंगे? संचय अवस्था पूछ लेंगे। उसके जो है आपको दोष के अनुसार लक्षण पूछेंगे। क्या पूछेंगे? दोष के अनुसार लक्षण। जैसे कि वात दोष के संचय के लक्षण क्या है, पित्त दोष के संचय के लक्षण क्या है और कफ दोष के संचय के लक्षण क्या है, ये लिखो। और उसी के साथ साथ षट क्रियाकाल का इंपॉर्टेंस लिखो आप आपके ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। पूरा षट क्रियाकाल ना पूछ के आपको कोई एक पूछ लेंगे स्टेज, और उसके साथ साथ उसका पूरे षट क्रियाकाल का इंपॉर्टेंस पूछ लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, आज हम लोग इस वीडियो में आपका पूरा षट क्रियाकाल वन शॉट में देखेंगे, ठीक है। वन शॉट में सिर्फ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको आपके आंसर में इंक्लूड करना ही करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है एकदम कीवर्ड्स है। आप बोल सकते हो, आप देखो, आप कोई भी आंसर, आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, तो उसके आंसर में ना कुछ आपको एक गोल्डन पॉइंट्स होते हैं, कुछ गोल्डन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो आपके आंसर में एग्जामिनर को दिखने चाहिए। अगर वो दिख गए तो आपको जो है बस वो एक गोल्डन वर्ड या एक जो कुछ भी स्पेसिफिक गोल्डन वर्ड्स होते हैं, 2 से 3 या 4, अगर वो गोल्डन वर्ड्स अगर आपके आंसर में दिख गए, बाकी आप आंसर में कुछ भी लिखो, कुछ भी इधर इधर उधर का लिख दो, पर अगर वो आपने वो वर्ड्स लिख दिया तो आपको जो है बस वो वर्ड्स के बेसिस पे, गोल्डन वर्ड्स के बेसिस पे आपको 5 में से आप बोल सकते हो 4 या 3.5 या 4 या 5 भी मिल सकते हैं, पूरे 5 के 5, ठीक है। तो देखो, ऐसे क्यों ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 5 में से 4 मिलने के हाई चांसेस है, ठीक है। एल क्यू आप कितना भी अच्छा लिख लो, ठीक है, उसमें जो है आपको 10 में से जो है 6 या 7 ही मिलने वाले। पर ऐसे क्यों अगर आपने बहुत अच्छे से लिखा, आपने जो गोल्डन वर्ड्स में अभी जो आपको बोलने वाला हूँ थोड़ी देर में, वो आपने अगर इंक्लूड किया आपके क्वेश्चन में, आपके आंसर में, सॉरी, तो आपको जो है 4 तो 5 में से इजीली मिलेंगे, 5 भी मिल सकते हैं। अगर आपने प्रेजेंट अच्छा किया होगा, अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा हो, वो तो अभी इंडिविजुअल पे डिपेंड है, ठीक है। वो तो अभी आपके हाथ में है, ठीक है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अलग से, ठीक है। तो बहुत बहुत जनरल बातें कर लिया अपने हम लोग ने, तो अभी हम लोग बढ़ते अपने मेन टॉपिक की ओर, ठीक है। तो देखो, बेसिकली आपको हम लोग क्या देखने वाले, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। हम लोग षट क्रियाकाल देखने वाले वन शॉट में, ठीक है, जो कि आपका एसक्यू का टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक वन शॉट नोट्स बना के रखे हैं, ये देखो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है, ये जो है सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम लोग को पता होना चाहिए कि वो एसक्यू का टॉपिक है कि एलक्यू का टॉपिक है या एमसीक्यू का टॉपिक है। उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे, बराबर। हम लोग को जो है ऑब्जेक्टिव पढ़ाई करनी है। किसे पढ़ाई करनी है? ऑब्जेक्टिव। हम लोग को पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है, स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क करना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, एकदम नोट्स के स्टार्टिंग में लिख दिया एसक्यू का टॉपिक है भाई, कैसा है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले षट क्रियाकाल के बारे में एमसीक्यू, ठीक है। एमसीक्यू सबसे, अगर एमसी देखो एसीक्यू का टॉपिक है तो ऐसे 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 तो नहीं है कि आपको इसमें से एमसीक्यू नहीं पूछेंगे। ये आपको एमसीक्यू के लिए भी आ सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी इसके रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो साथ साथ में हम लोग एसीक्यू का पढ़ाई करने के साथ साथ में हम लोग एमसीक्यू भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एमसीक्यू जो आपको मिल सकता है आपके एमसीक्यू में षट क्रियाकाल के ऊपर, कि षट क्रियाकाल किसने दिए, कौन से आचार्य ने दी है। तो आपको ऑप्शन में रहेंगे चरक, वाग्भट, सुश्रुत, और आप पकड़ लो या अपना चक्रपाणी पकड़ लो, ठीक है। तो 4 आपका ऑप्शन है।
क्या क्या है, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, चक्रपाणी। तो आपको पूछ लेंगे षट क्रियाकाल किसने दिया है, ये टर्म जो है किसने दिया है, तो आपको बेसिक याद रखना है सुश्रुत ने दिया है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, अगर आपको पूछा कि चरक और वाग्भट के अनुसार क्रियाकाल कितने होते हैं, तो उसका आंसर है 3। कितने होते हैं? 3। सुश्रुत ने तो जो है षट षट क्रियाकाल यानी कितने काल बताए? 6 काल। लेकिन चरक और वाग्भट जो बृहत्त्रयी में से जो 2 है, चरक और वाग्भट, उन्होंने कितने क्रियाकाल बताए? तो 3 है। उसके और वो कौन सी स्टेजेस है? चय, प्रकोप, प्रशमन। चय, प्रकोप, प्रशमन। और सुश्रुत ने जो 6 बताए हैं वो क्या क्या है? चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति और देव। ये 6 जो है सुश्रुत ने बताए, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 क्रियाकाल जो है सुश्रुत ने बताया, यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिए, संचय, प्रकोप, प्रसार, स्थान संचय, व्यक्ति, भेद, ठीक है। अगर अभी मैं आपको बस जो है एक श्लोक करने बोलूंगा, अगर आपको इस चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आए, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर आपको इस चैप्टर में से कौन सा भी क्वेश्चन है, भले आपको इंपॉर्टेंस पूछे इस चैप्टर षट क्रियाकाल का, आपको कोई एक स्टेज पूछ लेगा, आपको कुछ भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आए, कुछ भी, हाँ कुछ भी, ध्यान से सुनो, कुछ भी क्वेश्चन आए, आप ये श्लोक लिख के आ जाओ, ये श्लोक लिख के आ जाओ। आपको जो है एग्जामिनर ये श्लोक देख के आपको जो है 2 मार्क्स फिक्स है आपके, श्लोक के 2 मार्क्स आपके फिक्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको ये लिखना ही है, क्योंकि ये जो है एकदम कॉमन क्वेश्चन है। क्या है ये जो है कॉमन श्लोक है, षट क्रियाकाल के लिए ये कॉमन श्लोक है। और वो क्या है, देखो इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ आपको अगर आप अभी आप बोलोगे सर आपने तो श्लोक याद करने बोल दिया, देखो कुछ नहीं है श्लोक में, बस आपको स्टेजेस के नाम तो आपको याद देना, क्या क्या है? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संचय, व्यक्ति, भेद, बस वही लिखना है आपको श्लोक में, बस उसको जोड़ के लिखना है। कैसे लिखना है? जोड़ के। देखो संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचय व्यक्ति भेद। देखो यहाँ तक श्लोक के यहाँ तक क्या है, बस नाम नाम दिए हुए भाई। देखो संचय हो गया, प्रकोप हो गया, प्रसर हो गया, स्थान संचय, व्यक्ति भेद, कुछ अलग है क्या? बस लास्ट सबके स्टेजेस के लास्ट में आपको च लगाना है। क्या लगाना है? च। बस देखो ध्यान से देखो, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संचय व्यक्ति भेदश्च, ठीक है। अभी बस आपको ये एक्स्ट्रा याद करना है, बस ये इतना एक लाइन आपको याद रखना है। भाई 2 मार्क्स चाहिए ना आपको, तो इतना तो याद करना पड़ेगा। देखो कुछ नहीं है, बस एक लाइन आपको याद रखनी है, यो व्यक्ति दोषानम सब अवेद अभिषेक, बस आपको इतना याद रखना है। आपके यहाँ पे श्लोक आपने कोई सा क्वेश्चन आया षट क्रियाकाल से, तो आपको ये श्लोक भी लिख देना है, जो कि आपका पूरा एक लाइन तो ऑलमोस्ट नाम नाम ही है, बस आपको इतना याद करना है, ठीक है। आपके 2 मार्क्स यहाँ पे फिक्स हो गए। यहाँ पे रेफरेंस अगर आपको ध्यान में रहता है तो वेल एंड गुड। सुश्रुत सूत्र स्थान इसका रेफरेंस है 21 नंबर का चैप्टर, उसमें से 36 नंबर का श्लोक है ये, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे मेन अपने, अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने मेन टॉपिक की ओर, ठीक है। अभी हम लोग षट क्रियाकाल का हम लोग ने बेसिक देख लिया, ठीक है। बेसिक हम लोग ने षट क्रियाकाल तो आपको पता ही है क्या है, नहीं पता हो तो बता दूं शॉर्ट में। षट क्रियाकाल यानी बेसिकली सुश्रुताचार्य ने ये दिया हुआ है, ये तो हम लोग ने अभी तक 3 बार रिपीट कर लिया, तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए अब तक, ठीक है। तो सुश्रुताचार्य ने ये दिया है टर्म, या बोल सकते हो इसका वर्णन जो है सुश्रुत ने किया है। तो बेसिकली षट क्रियाकाल बताना क्या चाहता है अपने को? षट क्रियाकाल बताना ये चाहता है कि आपके बॉडी में जो है डिजीज फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है। उसके अलग अलग स्टेजेस बताए हैं षट क्रियाकाल में। क्या बताया षट क्रियाकाल मैंने? क्या बताया कि आपके बॉडी में जो आपको जो डिजीज होता है, डिजीज को आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? व्याधि, बराबर, व्याधि। तो डिजीज या व्याधि जो आपको होता है, ठीक है, तो आपके बॉडी में कैसे होता है, उसकी स्टार्टिंग कैसी होती है, वो उसकी एंडिंग कैसी होती है, उसके बीच में का पूरा सफर, उसके बीच में का पूरा जर्नी, यानी आप बोल सकते हो बेसिकली व्याधि या डिजीज होने का पूरा जर्नी का कैसे का वर्णन हम लोग को किस में मिलता है? स्टेजेस के फॉर्म में मिलता है, और उस स्टेजेस को क्या बोलते हैं? षट क्रियाकाल। और ऐसे कितने स्टेजेस बताए सुश्रुत ने? 6 बताए, ठीक है। तो आप समझे बेसिक षट क्रियाकाल मीनिंग होता है डिजीज फॉर्मेशन की प्रोसेस, ठीक है। और वो कितने स्टेजेस में बताए? तो 6, नाम में ही है षट क्रियाकाल। षट यानी क्या? 6, क्रियाकाल यानी आप बोल सकते हो स्टेजेस अलग अलग, ठीक। तो ये जो है हम लोग ने स्टेजेस के नाम ऑलरेडी देख लिए। तो सबसे पहली स्टेज कौन सी है? संचय, ठीक है। सबसे पहली स्टेज संचय। तो मैं आपको बस एक बार अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए एकदम हाई वो गोल्डन पॉइंट्स अगर आपको याद रखने हैं, जिसके ऊपर आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो वो पॉइंट्स ये है। क्या है वो? देखो आपको पूछ लेंगे कि संचय अवस्था जो है षट क्रियाकाल में, संचय अवस्था का वर्णन कीजिए और षट क्रियाकाल का महत्व लिखिए, ये आपको क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा? एक्सप्लेन अबाउट संचय स्टेज एंड इट्स एंड षट क्रियाकाल इंपॉर्टेंस इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, वो गोल्डन वर्ड्स क्या है? तो वो गोल्डन वर्ड्स ये है, क्या है? देखो हर एक जो आपको स्टेजेस है जो है, उसके जो है आपके दोष के अकॉर्डिंग जो है आपको लक्षण दिए हुए। क्यों दिए हुए? तो देखो अगर आपके पास कोई पेशेंट आ रहा, ठीक है, ये कंप्लेंट लेके, ठीक है, तो आपको बेसिकली उस पेशेंट की कंप्लेंट से आपको समझना है कि उस पेशेंट में कौन से दोष के कारण ये सिम्टम दिख रहे। तो बेसिकली ये कहना चाहता है ये
पॉइंट। अगर आपको पेशेंट बोल रहे हैं कि इसके कमर में या कोष्ठ में जो है पूरा वात जो है भरा हुआ सा लग रहा है, ठीक है, यानी क्या, उसको जो है कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे पूरा दर्द होता है आपके पेल्विक रीजन में, तो आपको समझ लेना है कि ये जो है वात की तरफ जा रहा है पेशेंट, ठीक है। तो उसी तरह से जो आपको ये जो बाकी के सिम्टम जो बाकी के दोष के अकॉर्डिंग रिलेटेड है, ठीक है। वात के लिए आपको क्या याद रखना है, ये आपको है ना, ये आपको वर्ड याद रखना है, ठीक है। ये आपको एग्जैक्ट वर्ड याद रखना है, क्योंकि ये वर्ड जो है मैंने आपको श्लोक से निकाल के दिया है। ये वर्ड मैंने आपको श्लोक से निकाल के दिए। ये सब जो वर्ड्स है ना, ये जो आपको दिख रहे पूरे इसमें पेज में, ये जो है मैंने डायरेक्टली श्लोक से लिए हुए, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। तो वात के लिए आपको याद रखना है स्तब्धपूर्ण कुष्ठता, यानी क्या, कोष्ठ में जो है पूरी तरह से वायु आपका भर जाता है, उसके कारण अगर आपको आदमान आटोप होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे वात का लक्षण है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पित्त के कारण क्या होता है, पित्तावभासता। अभी आप बोलोगे सर ये पित्तावभासता क्या है, तो पित्तावभासता यानी आपको जो है उसके पेशेंट के आपको आईज बोल लो, ठीक है, नेल्स बोल लो, उसकी स्किन बोल लो, आपको जो है पेल दिखाई देगी, येलो दिखाई देगी, ठीक है। इससे आपको इस सिम्टम से आपको समझना है कि ये पित्त की तरफ जा रहा है पेशेंट, ठीक है। पीता उबासता आपको एज इट इज याद रखना है, ये शब्द आपको ये एज इट इज वर्ड याद रखना है, पीता उबासता। नेक्स्ट देखो अभी आप, नेक्स्ट है मंद उष्मा गौरवम आलस्यम। ये जो है कफ से रिलेटेड है। अभी आप बोलोगे मंद उष्मा क्या है सर, ठीक है, तो मंद यानी क्या, मंद बेसिकली उष्मा यानी क्या, पहले तो उष्मा समझो, उष्मा यानी अग्नि, ठीक है। अभी अग्नि जो है ये बहुत ही बड़ा सेपरेट चैप्टर है, ये तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग को जो है शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको पूरा षट क्रियाकार समझाना है, वन शॉट में, ठीक है। तो इसके लिए अपन अलग से वीडियो बनाएंगे अगर आपको चाहिए होगा तो, ठीक है। तो ये मंद उष्मा यानी क्या, उष्मा यानी अग्नि, मंद यानी क्या, उसकी अग्नि कम हो गई, उसकी अग्नि की जो कैपेसिटी या स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। नेक्स्ट है गौरव, गौरव यानी कि उसके पूरे बॉडी में जो उसको हैवीनेस फील होगा पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट आलस्य, आलस्य यानी क्या, वो पेशेंट जो है बहुत ज्यादा लेजी होगा, ठीक है। ये सब सिम्टम जो है कफ की तरफ जाते हैं, ठीक है। बस आपको ये तीन शब्द याद रखने और उसके रिलेटेड दो दोष याद रखने, बस ये जो है आपके गोल्डन पॉइंट्स है। ये अगर आपको एग्जामिनर में आपके आंसर में दिख गया एग्जामिनर को, तो आपको जो है बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, बूस्ट मिल सकता है आपके मार्क्स को, ठीक है। तो स्तब्धपूर्ण कोष्ठता, वात, पित्तावस्था, कफ, सॉरी पित्त, मंद उष्मा, गौरवम, आलस्य, ये तीनों कफ से रिलेटेड। ये जो है आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है, ध्यान रखो। इसलिए मैं आपको ये एज इट इज वर्ड इसलिए याद करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जो है आपको डायरेक्टली एमसीक्यू में भी आ सकता है कि स्तब्धपूर्ण कोष्ठता ये संचय के कौन से दोष के कारण होता है। ऑप्शन में दे देंगे वात, पित्त, कफ, रक्त, ठीक है, बताओ अभी। तो इसलिए मैं आपको श्लोक के वर्ड दे रहा हूँ ताकि आपका एमसीक्यू में भी, एमसीक्यू का भी पढ़ाई हो जाए साथ साथ में, और आपका एससीक्यू की भी पढ़ाई हो जाए साथ साथ में, ठीक है। नेक्स्ट अभी अपना आता है स्टेज प्रकोप, ठीक है, संचय के बाद प्रकोप। तो प्रकोप में वात के कारण कौन से लक्षण होते हैं, देखो, कोष्ठ कोष्ठ तोद संचरण, यानी क्या, कोष्ठ में पेन होता है उस पेशेंट को, कोष्ठ यानी कि आपका समझ लो आपका पेल्विक का रीजन, ठीक है। उसमें जो है पेन होता है, संचरण, उसमें जो है वात वात जो है बहुत ही ज्यादा तेजी से घूमता रहता है कोष्ठ में, ठीक है। तो ये जो है वात का लक्षण है। पित्त के प्रकोप के क्या लक्षण है, क्या लक्षण है, देखो, अम्लिका। अभी अम्लिका का क्या मीनिंग होता है, तो अम्लिका का मीनिंग होता है कि आपको जो है डकार आएगी, आपको कैसे डकार आएगी, तो आपको जो है आप बोल सकते हो खट्टी डकारें आएंगी, कैसे आएंगी, खट्टी डकारें आएंगी, ये जो है पित्त के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि पित्त के गुण में हम लोग ने ऑलरेडी देखा है कि पित्त के गुण क्या है, अम्ल, लवण और कटु। तो कटु अम्ल गुण के कारण पित्त के जो है आपको अम्लिका यानी क्या, खट्टी डकारें आती है। पिपासा, पिपासा यानी क्या, पेशेंट को है जो है बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। परिदाह, उसके पूरे बॉडी में उसको जो है बर्निंग सेंसेशन लगेगा, उसको ऐसे लगेगा कि पूरी बॉडी मेरी जल रही है। ये जो है ये भी पित्त के कारण होता है, क्योंकि पित्त का गुण ही है उष्ण, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, नेक्स्ट है अपना कफ। तो कफ के कारण क्या होता है सिम्टम, अन्न द्वेष, यानी एनोरेक्सिया, उसको जो है कोई कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती, उसको खाना खाने की इच्छा ही नहीं होती, ठीक। नेक्स्ट है आपका हृदय उत्कलेश, यानी क्या, वॉमिटिंग होता है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी आप, नेक्स्ट है प्रसर, ठीक है। प्रसर में वात के कारण क्या होता है, विमार्ग गमन, यानी जो वात की जो नॉर्मल मूवमेंट है, वात की नॉर्मल गति क्या है, तो अनुलोमन गति है, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ। तो इसमें जो है वात जो है विमार्ग गमन, यानी क्या, वो जो है अपने अपने नॉर्मल मूवमेंट से कुछ हटके मूवमेंट, कुछ अलग ही मूवमेंट शो करते हैं, जो कि आपको डिजीज कॉज, आगे जाके डिजीज कॉज कर सकता है। तो ये जो है आपके वात के प्रसर का लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट आटोप, आटोप यानी क्या, आपको पेट में जो है गुड़गुड़ आवाज सुनाई देगी, इसका इसका आटोप का मीनिंग होता है पेट में गुड़गुड़ आवाज सुनाई देना। तो ये जो है वात के कारण होता है, ठीक है। पित्त का क्या लक्षण है, ओष चोष परिदाह, परिदाह ये जो है
प्रकोप में और प्रसर में कॉमन लक्षण है। ये आप याद रखो। नेक्स्ट ओशोच। ओशोच बेसिकली वेदना के टाइप से अलग अलग। ओश यानी खींचने की तरह वेदना होना, ठीक है। चोश यानी बस बोल सकते हो आप किसी को आप रगड़ते हो तो उससे जो रगड़ने के कारण जो वेदना होती है उसको बोलते हैं चोश। बेसिकली ओश चोश दोनों का सिंपल मीनिंग है वेदना, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, कफ। कफ के कारण क्या होता है? अरोचक, अविपाक, अंग साधक, छर्दी। तो अरोचक का मीनिंग क्या है? आपको जो है खाने में जो है रुचि रुचि नहीं लगेगी, यानी पेशेंट को जो है खाने की टेस्ट नहीं लगेगी, टेस्टलेस लगेगा उसको खाना। नेक्स्ट अविपाक, पेशेंट जो भी खाना खा रहा है उसका विपाक जो है अच्छे से नहीं होगा, उसका डायरेक्शन नहीं होगा, अच्छे से डायरेक्शन नहीं होगा, तो उसका विपाक अच्छे से नहीं होगा, यानी कि पेशेंट का जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बिगड़ जाएगा, ठीक है। अंगसाद। अंगसाद यानी क्या? उसके जो है पूरे बॉडी में आप बोल सकते हो वीकनेस लगेगा, उसको पूरे बॉडी में पेन होगा। छर्दी। छर्दी यानी वॉमिटिंग कफ के कारण होता है, तो ये चारों चीजें कफ से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट देखो अभी आप, नेक्स्ट है आपका स्थान संश्रय। तो स्थान संश्रय का बेसिकली ये जो है आपको बता दूं, वैसे में ये जो है फोर्थ स्टेज है अपने क्रियाकाल का, ठीक है। तो स्थान संश्रय का मीनिंग क्या है? जो दोष, सबसे पहले देखो, सबसे पहले दोषों ने जो है बढ़ना चालू किया उसको बोलते हैं संचय, ठीक है। उसके बाद दोष जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी से, देखो संचय यानी जस्ट बढ़ना, दोषों ने बढ़ना चालू ही किया है अभी, इसलिए उसको संचय बोला है, ठीक है। तो प्रकोप यानी क्या? पर जो है दोष जो है, संचय यानी दोष बढ़ना चालू हो गए, लेकिन दोष जो है अपनी जगह पे ही है। देखो ध्यान रखो, संचय और प्रकोप में डिफरेंस यही डिफरेंस है कि संचय यानी संचय संचय भी यानी दोषों का बढ़ना होता है और प्रकोप भी दोषों का बढ़ना होता है, लेकिन फर्क ये है कि संचय में जो है अभी अभी बढ़ना चालू हुआ है, ठीक है, अभी अभी जो है बढ़ना चालू हुआ है। और प्रकोप यानी क्या? अभी जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं दोष, और अभी ये दोष, अभी अभी सोचो कोई जगह है, उसमें जगह में दोष बढ़ते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, एक्यूमुलेशन होते जा रहे हैं, दोषों का एक्यूमुलेशन होते जा रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो है जगह पूरी तरह से भर जाएगी और अभी दोषों को आगे जाना होगा, दूसरी जगह पे जाना होगा, ठीक है। तो ये जब दोस्त बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो वो जो है दूसरी जगह पे जाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और ये जो कंडीशन है, जब तक दोस्त बहुत ज्यादा जब दोस्त बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे कि ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि उनको बाहर जाना पड़े, इसको बोलते हैं प्रकोप। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रकोप। फिर नेक्स्ट आता है अपना थर्ड स्टेज आता है प्रसर। प्रसर यानी क्या? दोस्त जो है अपने उस नॉर्मल जगह से बाहर निकल चुके हैं, अभी दोस्त जो है बॉडी के अलग अलग स्थान में जा रहे, जहाँ पे जो है जहाँ पे जो है बॉडी में कुछ डिफेक्ट होगा, जहाँ पे जो है न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हुआ होगा, उस जगह पे वो लोग क्या कर लेते, तो अपना बोल सकते हो अटैक कर लेते उस बॉडी पे, उस वहाँ पे जो है अपना बसेरा बस लेते हैं, उसमें जो है उस जगह पे दोष अपना ढेरा डालते हैं, बोल सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले दोष बढ़ना चालू हुए उसको बोलते हैं क्षय, ठीक है। फिर दोष जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गए, इतना ज्यादा बढ़ गए कि अभी उनको उन दोषों को उस जगह से बाहर निकलना पड़े, उसको बोलते हैं प्रकोप। फिर दोष बाहर निकल के पूरे बॉडी में आप बोल सकते हो घूमने लगे, इसको बोलते हैं प्रसर। और ये दोष कब तक घूमेंगे? जब तक जो है उनको एक ऐसी जगह ना मिल जाए जो वीक है, जिसका न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं हुआ है, जो कि डिजीज के लिए प्रोन है, ठीक है, ऐसी जगह को ढूंढेंगे और उस जगह पे जाके बस जाएंगे, उस जगह को अटैक कर लेंगे, उस जगह को अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थान संचय, जो कि आपकी चौथी अवस्था है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो है अपने को डिजीज का साइट आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। पेशेंट बोलेगा कि मेरे को उधर उधर, यानी कि आप बोल सकते हो पूरे आपके एब्डोमिनल एरिया में उसको जो है पेन लग रहा है, उसको जो है स्वेलिंग लग रही है, उसको जो है डिस्टेंडेड लग रहा है उसका एब्डोमेन, ऐसे अलग अलग कंप्लेंट लेके आपके पास पेशेंट आया। तो आपको जो है आपको समझ लेना है तभी कि ये जो है क्रियाकाल की चौथी अवस्था तक ये पेशेंट पहुंच चुका है। कौन सी है वो? स्थान संचय। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं क्योंकि उसको इस रीजन में तकलीफ है, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि दोस्त जो है ऑलरेडी उसके बारे में बहुत ज्यादा दोस्त बढ़ चुके हैं, उन्होंने पूरे बॉडी में घूम घूम के उन्होंने ऑलरेडी एक जगह ढूंढ ली है जहाँ पे अभी वो डिजीज क्रिएट करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? स्थान संचय, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट पता चलता है डिजीज का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर उधर स्थान में अगर पेशेंट कंप्लेंट लेके आ रहे हैं तो वहाँ वहाँ पे अभी आपको सोचना है बैक ऑफ माइंड में एज ए डॉक्टर कि वहाँ पे अभी कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो वहाँ पे कौन सा हो सकते हैं डिजीज? तो उधर रोग हो सकता है, गुल्म हो सकता है, विसूचिका हो सकता है, अतिसार हो सकता है तो इसको बोलते हैं स्थान संचय, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना व्यक्ति। व्यक्ति यानी क्या? फिफ्थ स्टेज, ठीक है। यहाँ पे जो है व्यक्ति नाम से ही समझो व्यक्त कर रहा है पेशेंट, व्यक्त यानी क्या? अब जो है डिसीज जो है अपना सिम्टम दिखाना चालू करेंगे,
देखो, अब तक जो है डिजीज ने जो है अपने सिम्टम दिखाना चालू नहीं किए थे, ठीक है। सांस खींचने में क्या हुआ, क्योंकि दोस्त जो है एक स्पेसिफिक जगह पे आके बस गए, ठीक है। अब तक उन्होंने सिम्टम दिखाना चालू नहीं किया है, तो वो कब करेंगे, व्यक्ति इस स्टेज में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिम्टम दिखेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको दूध देखो, समझो कि अगर एक पेशेंट को ज्वर हुआ रहेगा तो वो कंप्लीट आपके पास सिम्टम्स क्या लेके आएगा कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और उसको जो है आप बोल सकते हो उसको एनोरेक्सिया हुआ है, ठीक है, पेन हो रहा है उसको बॉडी में, उसको हेडेक हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स लेके फीवर का पेशेंट आपके पास या ज्वर का पेशेंट आपके पास आएगा। तो आपको समझ लेना है कि यहाँ पे जो है व्यक्ति यानी 5th स्टेज तक पेशेंट पहुंच चुका है। देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टेज है आपका भेद। भेद यानी क्या, भेद यानी नाम से समझो, भेद, भेद यानी डिफरेंस। तो बेसिकली आपको जो है, आपको इस स्टेज में, लास्ट स्टेज में आपको डिजीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उस डिसीज में आपका, देखो, व्यक्ति व्यक्ति इस अवस्था में डिसीज जो है अपने सिम्टम दिखाना चालू किया, ठीक है। भेद अवस्था में क्या होता है कि जो है अपने को, वैद्य को या बोल सकते हैं डॉक्टर को, उस डिजीज के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पूरी तरह से मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसमें दोष कौन सा प्राधान्य है, जैसे कि समझ लो अगर पेशेंट को अम्ल पित्त ये व्याधि हुआ है तो उसमें प्रधान दोष पित्त हो गया, ठीक है। उसमें दूष्य हो गया आपके रस, ठीक है। नेक्स्ट उसको पहले डॉक्टर को पता चलता है कि उसमें आप बोल सकते हो दोष प्राधान्य, ठीक है। उसके बाद स्त्रोतस पता चलता है, उसमें अन्न व स्त्रोतस और रस व स्त्रोतस की दृष्टि हुई है। नेक्स्ट उसके बाद उसको ट्रीटमेंट भी पता चलता है कि इसमें अभी ट्रीटमेंट क्या करता है। तो आप व्यक्ति और भेद में डिफरेंस समझिएगा। भेद मतलब डॉक्टर को जो है पूरी तरह से उस डिसीज की इंफॉर्मेशन हो चुकी है, उसके दोष कौन सा उसमें मेन है या प्रधान है ये भी पता चल चुका है डॉक्टर को। तो इसके कारण उसको जो है चिकित्सा करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसको बोलते हैं भेद अवस्था यानी लास्ट स्टेज। तो अगर अभी आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका यानी आपको क्या पूछेंगे, इसमें से 6 में से आपको कोई यूनिवर्सिटी में एक स्टेज पूछ लेंगे, उसके साथ साथ आपको पूछेंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इन 6 स्टेज में से आपको कोई एक स्टेज पूछ लेंगे, उसके बाद आपको जो है षट क्रियाकाल का इंपॉर्टेंस पूछेंगे, जो कि मैंने शॉर्ट में यहाँ पे दिया हुआ है। आपको कोई भी, आपको षट क्रियाकाल का कुछ भी इंपॉर्टेंस पूछे, आपको ये पॉइंट, 4 पॉइंट्स इंक्लूड करने ही करने हैं। और वो क्या है, देखो, सबसे पहले षट क्रियाकाल के कारण हम लोग को जो है क्या पता चलता है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेज ऑफ डिसीज, जैसे मैंने आपको अभी समझाते समझाते भी बताया था कि इस सिम्टम से आपको जो है व्यक्ति, इस सिम्टम से आपको स्थान संचय, इससे आपको भेद, ऐसे ऐसे पता चलते हैं। तो पेशेंट जिस जो कंप्लेंट आपके पास लेके आएगा उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग को षट क्रियाकाल की हेल्प से हम लोग को पता चलता है कि डिजीज जो है अभी कौन से स्टेज में है, ठीक है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस है इसका। नेक्स्ट ऑब्वियसली डायग्नोसिस के लिए सर, नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए। अभी ट्रीटमेंट से हम लोग क्या मीनिंग लेंगे कि देखो, हर ट्रीटमेंट जो है स्टेज के अकॉर्डिंग बदलती है। क्या होता है, हर डिजीज की ट्रीटमेंट हर एक स्टेज के अंदर बदलती रहती है। समझो कोई पेशेंट आपके पास संचय अवस्था में आ गया, तो आप उसको एकदम हाई लेवल की ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट होगी क्या, नहीं। तो हम लोग जो है उसको, आप बोल सकते हो एक नॉर्मल शमन चिकित्सा देंगे, एक नॉर्मल, एक आप बोल सकते हो इजी ट्रीटमेंट होगी ना उसकी। आप समझो कि डिजीज जो है अभी फर्स्ट स्टेज में ही है, तो उसकी ट्रीटमेंट ऑब्वियसली लास्ट स्टेज के कंपैरिजन में इजी होगी, क्यूरेबल होगी, वो ज्यादा जल्दी और ज्यादा अच्छे से क्योर होगी, ठीक है। अगर वही पेशेंट आपके पास एकदम लास्ट स्टेज में आ गए यानी भेद में, ठीक है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली हार्ड होगी, उसको ज्यादा क्योर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, उसको उस पेशेंट को उसको उपशय मिलने में, उसको पेशेंट को अच्छा लगने में ज्यादा टाइम लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ट्रीटमेंट जो है स्टेज के, क्रियाकाल के स्टेज के अकॉर्डिंग चेंज होती है, वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग ये क्रियाकाल क्यों कर रहे हैं, ताकि ऐसा डिजीज वापस ना आए और हम लोग को जो है प्रिवेंशन के लिए मेन, आगे चल के ये डिजीज वापस ना आए इसके हम लोग प्रिवेंशन करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद का तो काम ही है भाई, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आत्म स्वीकार पेशेंट बचाओ, ठीक है। तो बेसिकली प्रिवेंशन के लिए और आगे ऐसे डिजीज पेशेंट को ना आए इसके हम लोग प्रिवेंशन करेंगे, या हम बोल सकते हो इसके हम लोग प्रिवेंट करेंगे, इसके हम लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली षट क्रियाकाल शॉर्ट में देख लिया है, ठीक है। तो हम लोग ने सबसे पहले षट क्रियाकाल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि षट क्रियाकाल किसने दिया है, ठीक है, बाकी आचार्यों ने कितने क्रियाकाल दिए, जो कि आपको एमसीक्यू के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके एससीक्यू के लिए आपको कोई सा भी एससीक्यू है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और ज्यादा इंट्रोडक्शन, आपको आधे पेज का इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हैं, आपको बस 3 से 4 लाइन में उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना है, यानी कि ये चैप्टर जो है क्या बताना चाहता है,
ठीक है, इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो मैंने आपको बस इतना बताया कि षट क्रिया काल का मीनिंग लिख दो आप, कि ये जो है डिजीज फॉर्मेशन की एक प्रोसेस बताता है। ठीक है, 6 स्टेजेस होते हैं, किसने दिया है तो सुश्रुत ने दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आचार्य ने जो है 3 स्टेजेस बोले, बाकी यानी बृहत्त्रयी के बाकी है, यानी चरक और वाग्भट उन्होंने जो है 3 ही बताए, संचय, प्रकोप, प्रशमन। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये श्लोक लिखना है, कंपलसरी आपको ये श्लोक लिखना है। देखो कुछ हार्ड नहीं है, एक लाइन तो बस आपको नाम नाम लिखने हैं, जो कि आपको वैसे भी आपको बाय हार्ट करनी है, लर्न करने हैं। आपको ऐसे क्यों आ गया तो आपको स्टेजेस के नाम तो बस पता होने चाहिए ना, बेसिक। तो वैसे ही आपको बस नाम नाम लिखने हैं एक लाइन में, संचय, प्रकोप, प्रसर, सांग, जर्जर, व्यक्ति भेद। बस आपको एक लाइन याद रखनी है, यो वेति दोषानाम सब भवेत् न पिशब्द, बस इतना याद रखना है। आपके 2 मार्क यहाँ पे फिक्स हो गए श्लोक के। अगर आप रेफरेंस याद रखोगे तो वेल एंड गुड, बहुत ही ज्यादा अच्छा मैं कहूंगा। ठीक है, ये मैं आप अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं। ठीक है, श्लोक तो ये आपको याद करना ही है 100% कंपलसरी। नेक्स्ट आपको मैंने एक लक्षण बताए संचय के, ठीक है, प्रकोप के, प्रसर के। तो इसमें से आपको कोई भी एक पूछ लेंगे, मोस्टली चांसेस रहता है कि एग्जामिनर जो है आपको संचय, प्रकोप, प्रसर या स्थान संचय, इन चारों में से ही पूछे। ठीक है, इन चारों में से, क्योंकि बाकी के 2 जो है इतना उसमें लिखने को कंटेंट नहीं है। ठीक है, अभी व्यक्ति मतलब क्या, सिम्टम दिखाई देना, भेद मतलब क्या, आपको दोष, दुष्य, रुस्तर, इन सब के बारे में पता चलता है। तो ये दोनों के बारे में ज्यादा आपको लिखने को कंटेंट नहीं है। इसलिए एग्जामिनर जो है स्टार्टिंग के 4 स्टेजेस में से क्वेश्चन डालता है। ठीक है, उसी के साथ साथ एक्स्ट्रा, उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन क्या होता है कि इंपॉर्टेंस लिखो, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का षट क्रियाकाल 1 शॉट में हो गया है। तो आगे हम लोग और एक एक एसएक्यू या एलएक्यू का टॉपिक इस सीरीज में कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, बाय बाय।